दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन के कारण, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य, प्रसार, परिणाम क्या होगा, उसके बारे में हम लोग परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है। कथा कहानी सुनना तो अलग चीज़ है, लेकिन उस कथा कहानी से कंटेंट को निकाल कर परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करना वो अलग चीज़ है। तो इस बात को आप लोग हमेशा वीडियो सुनते समय ध्यान में रखिएगा और अपने नोट्स को उसी तरीके से बनाइएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि से। पृष्ठभूमि में क्या है, तो निराशा का वर्ष चल रहा था। निराशा का वर्ष क्यों चल रहा था? क्योंकि रॉलेट एक्ट आया गया था। इसके बाद जालियांवाला बाग नरसंहार, पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू किया गया था। इन सब बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को देख ले। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेज़ों का सहयोग दिया था। सहयोग देने के बदले भारतीय चाह रहे थे कि अंग्रेज सहानुभूतिपूर्वक भारतीयों के साथ संपर्क करे और कार्य करे, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब कोई सहयोग नहीं मिला भारतीयों को, इससे भी लोगों के अंदर निराशा थी। इसी समय 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पे उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाती है, जिससे भारतीय उस समय क्षुब्ध थे। उत्तरदायी शासन क्या होता है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के में क्या क्या बातें और कही गई थी, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। संक्षेप में देखा जाए तो संक्षेप में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत जो 1909 में मॉडले मिंटो सुधार में कहा गया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। उसे सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए भी बढ़ा दिया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, आदि बातें कही गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बनाया जाता है और हंटर कमेटी अपने रिपोर्ट में जो भी रिपोर्ट देती है, वो रिपोर्ट से भारतीय क्षुब्ध रहते हैं। इसके अतिरिक्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा जनरल डायर के कारनामों को उचित ठहराया जाता है और ब्रिटेन में उसे पुरस्कृत भी किया जाता है, जिससे भारतीय काफ़ी क्षुब्ध रहते हैं। मुसलमान भी ठगे हुए महसूस किए जाते हैं इस समय, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों ने अंग्रेज़ों को सहयोग दिया था। सहयोग के बदले वे चाहते थे कि तुर्की के प्रति तुर्की के प्रति अंग्रेज उदार रवैया अपनाए। क्यों? क्योंकि तुर्की के खलीफा को पूरे विश्व के मुसलमान अपना धर्मगुरु मानते थे। पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा कुछ हो न सका, जिससे मुसलमान भी छले हुए महसूस कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो खिलाफत कमेटी की एक बैठक होती है मुसलमानों की तरफ से 9 जून 1920 को इलाहाबाद में, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं और इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि खिलाफत कमेटी अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन शुरू करेगी। ये खिलाफत कमेटी की बात हो गई। अब खिलाफत कमेटी और असहयोग आंदोलन दोनों साथ साथ चलेगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को। ये दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन तिलक का निधन हो जाता है। ठीक है, अब जब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, तो कांग्रेस की एक विशेष बैठक बुलाई जाती है सितंबर 1920 में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। आप लोगों को नरम दल और गरम दल याद होगा। मैंने उस समय भी बताया था, अभी फिर से दोहराता हूँ। गरम दल के कोई भी नेता कभी भी कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। बस एक बार विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी कलकत्ता में, और इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन को मंजूरी दे दी जाए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एक नाम याद रखिएगा, CR दास। CR दास
असहयोग आंदोलन के जो प्रस्ताव है उसमें विधान परिषद के बहिष्कार का भी प्रस्ताव है, जिसका विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान विधान परिषद का बहिष्कार न किया जाए। तुरंत ही विधान परिषद का चुनाव होने वाला रहता है और CR दास चाहते हैं कि भारतीय उस चुनाव में हिस्सा ले और विधान परिषद में जाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करे। पर बाद में वो झुक जाते हैं और विधान परिषद के बहिष्कार की बात भी मान ली जाती है। आगे आते हैं। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ठीक है, नागपुर में होता है और यही CR दास को अध्यक्ष बनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो प्रस्ताव पास होते हैं वो महत्वपूर्ण है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या क्या प्रस्ताव है? उपाधियों और प्रशस्ति पत्रों को लौटा दिया जाए। जो भी उपाधि और प्रशस्ति पत्र अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों को दिया गया है उसे भारतीय लौटा दे। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों तथा अदालतों का बहिष्कार किया जाए। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाए। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाए। पंचायतों का गठन किया जाए, ठीक है। हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने की बात की गई है। तो ये सारे पॉइंट आपको एक एक करके ध्यान में रखना है। आप बस 1 से 2 बार इसे पढ़ लेंगे और आपको ध्यान में रह जाएगा। अब उद्देश्य की बात आती है। कांग्रेस का उद्देश्य असहयोग आंदोलन का उद्देश्य नहीं। तो असहयोग आंदोलन से पूर्व कांग्रेस का उद्देश्य था संवैधानिक और वैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति। आप लोगों ने पहले ही देख रखा है अनुनय विनय की नीति, ठीक है। अनुनय विनय की नीति किसके द्वारा की जा रही थी? कांग्रेसियों के द्वारा, कांग्रेसियों में नरमपंथियों के द्वारा। और अब कांग्रेस का उद्देश्य हो गया है अहिंसक व उचित तरीके से स्वराज की प्राप्ति। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का उद्देश्य पहली बार कब बदला गया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बदला गया। दूसरा सवाल पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस का उद्देश्य बदल के क्या कर दिया गया? तो अहिंसक व उचित तरीके से स्वराज की प्राप्ति, ये उत्तर हो जाएगा। और इसी समय एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी कमेटी का गठन किया गया। आप देख रहे होइएगा कि तिलक शुरुआत में जब कांग्रेस का गठन हुआ था उसी समय से कह रहे थे कि कांग्रेस बरसाती मेढक है, वो सिर्फ 3 दिन आती है, भाषण देते हैं लोग, कुछ उदारवादी पत्र पत्रिकाओं में उन भाषणों को छाप दिया जाता है, लेकिन पूरे साल क्या कार्य हो रहा है इसके लिए एक कार्यकारिणी कमेटी बने। लेकिन कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी का गठन असहयोग आंदोलन के दौरान होता है। जब तिलक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद गठन किया जाता है, ठीक है। और ये 15 सदस्यीय होता है, इतना हमें ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आंदोलन का प्रसार कैसे कैसे होता है? तो खिलाफत नेता में अली भाई जो है वो गांधी जी के साथ पूरे देश का दौरा करते हैं। शिक्षा का बहिष्कार किया जाता है। ये बहिष्कार सबसे ज़्यादा बंगाल में होता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा का बहिष्कार सबसे ज़्यादा किस प्रांत में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। सबसे कम मद्रास में होता है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को इसी समय नेशनल कॉलेज का प्रधानाध्यापक बनाया जाता है। क्या बात हो रही है? स्वदेशी शिक्षा की बात हो रही है। तो स्वदेशी शिक्षा के अंतर्गत नेशनल कॉलेज का प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है। अदालत का भी बहिष्कार किया जाता है वकीलों के द्वारा, लेकिन ये बहिष्कार बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नेता जो थे उस समय के, उन्होंने, और वो वकील भी थे, उन्होंने अदालत का बहिष्कार किया था। इसमें कुछ नाम याद रखने योग्य है। CR दास, मोतीलाल नेहरू, जयकर, किचलू, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, इतना नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त क्या होता है? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाता है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किस पैमाने पे किया जाता है, ये इस बात से पता चलता है कि 1920-21 में 1 अरब 2 करोड़
के कपड़े आयात होते हैं, जबकि 1921-22 में ये घटकर 57 करोड़ रह जाता है। मतलब लगभग 50% कमी आ जाती है। अब आपसे परीक्षा में ये डेटा नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि बहिष्कार के परिणाम स्वरूप आयात में कमी आ गई या आयात में अत्यधिक कमी आ गई। अब यदि अत्यधिक शब्द लगा दिया जाएगा तो ये सही हो जाएगा। यदि पूछ लिया कि आयात में आंशिक कमी आ गई, तो ये आंशिक कमी तो है नहीं 50%। अब विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से संबंधित बात क्या थी? तो गांधी जी ने कहा था कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है। इसके बाद घटना कुछ इस प्रकार से होता है कि गांधी जी ट्रेन से पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती है वो स्टेशन पे बाहर आते हैं और भाषण देते हैं। लोग वहाँ इकट्ठा रहते हैं पहले से ही कि गांधी जी आने वाले हैं। भाषण के दौरान वो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के बारे में कहते हैं, और जो व्यक्ति जो भी पहना हुआ है, महिलाएं अपना दुपट्टा, पुरुष अपने गमछा, पगड़ी आदि उतार देते हैं, और उतार कर जैसे ही ट्रेन चलती है इन कपड़ों का होली जलाया जाता है। ये कपड़े इतने बड़े पैमाने पे जलाए जाते हैं कि ट्रेन जब कोसों दूर चली जाती है फिर भी आग की लपटें ट्रेन से दिखाई देती रहती है। यहाँ एक याद करने लायक बात यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी कहा था। ये आपसे परीक्षा में सवाल पूछ सकता है। ठीक है, निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। ठीक है, ने निष्ठुर बर्बादी कहा था। तो ये विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से संबंधित बातें हो गई। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी, वो था ताड़ी की दुकानों पर धरना। ताड़ी की दुकान, ये पहले से असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में नहीं था, पर भारत में महिलाओं के द्वारा ताड़ी की दुकानों पर धरना दिया गया। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि महिलाओं के द्वारा। परिणाम क्या हुआ? आर्थिक नुकसान। किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रबल था ये? बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। सरकार जो है इससे आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए लोगों के बीच में ताड़ी पीने का फ़ायदा बताने लगी। बिहार व उड़ीसा के सरकार ने इतिहास पुरुषों का नाम गिनाना शुरू कर दिया, और शराब पीने से, ताड़ी पीने से क्या क्या फ़ायदा होता था वो वहाँ के लोगों को बताने लगे। उन्होंने जूलियस सीजर, शेक्सपियर, ग्लैडस्टोन, बिस्मार्क, नेपोलियन आदि का नाम लेकर बताया कि देखिए ये लोग कितने महान पुरुष थे और ये लोग शराब पीते थे। तो शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, इसे पी सकते हैं। अब मैं इतना डिटेल से ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ ताड़ी के बारे में? क्योंकि ये स्टेटमेंट देकर एक बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया था। ठीक है, और ये स्टेटमेंट भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, एक पुस्तक लिखी गई है बिपिन चंद्र के द्वारा, उस पुस्तक में हूबहू दिया गया था। तो मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बाई बिपिन चंद्रा ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ पीटी तो देना नहीं है, आप लोगों को मेंस भी देना है। तो एक लिखने की शैली भी विकसित होगी उस पुस्तक को पढ़ने से। तो निश्चित रूप से उस पुस्तक को पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सारी चर्चा पहले हो चुकी है। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के बारे में बात हो गई, सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ, निष्ठुर बर्बादी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ताड़ी की दुकान की पूरी चर्चा हमने कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा था कि जब कपड़ा जलाने की बात हो रही थी, गांधी जी आह्वान कर रहे थे, तब किसी ने गांधी जी से पूछा कि हम स्वदेशी वस्त्र धारण तो कर ले, खादी धारण तो कर ले, लेकिन खादी बहुत ज़्यादा महंगा है, हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये वही समय था जब गांधी जी ने
सिर्फ लंगोट पहनना शुरू कर दिया था और पूरे वस्त्र से कपड़ा को उतार दिया था। और उन्होंने यही कहा था कि आप कम कपड़े पहनिए लेकिन स्वदेशी ही पहनिए। और इसी वजह से खादी जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया था। इस समय पैसा जुटाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी और जिसमें 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। ठीक है, अब कुछ घटनाक्रम को देखते हैं जो असहयोग आंदोलन के दौरान होता है। सबसे पहले 8 जुलाई 1921 को मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार क्यों किया जाता है? मोहम्मद अली एक जगह भाषण देते रहते हैं जहां वो कहते हैं कि मुसलमानों का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है, मुसलमानों को सेना के पद से हट जाना चाहिए। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तारी की वजह से ये बात मुस्लिमों के बीच में थोड़ा तेज़ी से फैलने लगता है। गांधी जी और कांग्रेस भी इस बात का समर्थन करती है, विरोध करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। तो ये एक घटना हो गया। ठीक है, 17 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा शुरू होती है। कहाँ पे? बम्बई में। और इसी दिन इनके स्वागत में गए हुए लोग और आंदोलनकारी के बीच में हिंसक झड़प भी होता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ आने से पहले बीच में कुछ और बात। सरकार अब क्या करेगी? ये आंदोलन काफ़ी चल चुका है, तो सरकार क्या करेगी? तो सरकार अब दमन का रास्ता अपनाएगी। दमन का रास्ता अपनाने में गिरफ्तारी होगा। तो सबसे पहला जो गिरफ्तारी होता है जिस कांग्रेसी का, उसका नाम है CR दास। ठीक है, ये नाम याद रखना है। और एक पैटर्न चल रहा है यूपीएससी के परीक्षा में जिसमें प्रश्न में ही दे दिया जाता है कि जैसे प्रश्न मैं बना रहा हूं कि असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस से गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति CR दास थे, दूसरे कौन थे? तो इसीलिए दूसरा नाम भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा नाम है वासंती देवी। ठीक है, वासंती देवी CR दास की पत्नी थी। ठीक है, तो इन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है और कुछ ही दिनों के अंदर 30,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी की बात है, 4 फरवरी 1922। इस समय सूरत में एक स्थान है बारदोली, गांधी जी बारदोली में है और गांधी जी अंग्रेज़ों को कह रहे हैं कि यदि आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे। इनकी बातें क्या क्या थी ये हमने प्रस्ताव में देख लिया था। और जिस समय प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय गांधी जी ने कहा था कि आप बस हमारा सहयोग दीजिए। भारतीयों से कहा था कि आप बस हमारा सहयोग दीजिए और हम 1 साल के अंदर आपको स्वतंत्रता दिलवाएंगे, स्वराज दिलवाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज़ों से कहा कि यदि आप हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और सविनय अवज्ञा शुरू करने का डेट फिक्स किया गया था 12 फरवरी को। ठीक है, इसी वजह से गांधी जी बारदोली में थे। लेकिन इसी समय 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में है, वहाँ पुलिस वालों और आंदोलनकारियों के बीच में झड़प हो जाता है। इसके बाद आंदोलनकारी पुलिस स्टेशन में ही आग लगा देते हैं जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले जिंदा जल के मर जाते हैं। और इसके तुरंत बाद गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। ये असहयोग आंदोलन की कहानी है। अब असहयोग आंदोलन जब वापस होता है तो पूरे भारत में इस बात के लिए गांधी जी की आलोचना की जाती है कि किसी एक छोटे जगह पे कोई हिंसक झड़प होती है तो इसके लिए असहयोग आंदोलन को रोकने का क्या तात्पर्य है। ठीक है, लेकिन गांधी जी के कुछ अपने पक्ष हैं। वो पक्ष पीटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए। तो उस पक्ष में बात ये है कि शुरुआत में गांधी जी ने कहा था 1 वर्ष में स्वराज। ठीक है, पर 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका है और अंग्रेज अभी तक बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी का ये मानना है कि जनता के संघर्ष करने की एक सीमा होती है, उससे अधिक जनता संघर्ष नहीं कर सकती है और वो थक जाती है। इसीलिए गांधी जी हमेशा संघर्ष विराम संघर्ष की नीति पे काम करते थे। ठीक है,
संघर्ष विराम और संघर्ष की नीति के अंतर्गत गांधी जी का कहना था कि जब जनता थक जाए तो उस समय रेस्ट करना चाहिए और इस रेस्ट के दौरान, विराम के दौरान जो कार्य किए जाएंगे उसे रचनात्मक कार्य कहा गया गांधी जी के द्वारा। तो यही वो गांधी जी का पक्ष था जिस वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया तो फिर क्या होता है? तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद 3 धारा में आंदोलनकारी बट जाते हैं। एक धारा जो गांधी जी के साथ थे, ठीक है, जिसे नो चेंजर्स कहा गया। एक धारा जो कह रहे थे कि हम हिंसक तरीके से कार्य करेंगे लेकिन गांधी जी के साथ नहीं रहेंगे और विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, उन्हें प्रो चेंजर्स कहा गया। और एक तीसरी धारा जो भटक गए, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, हमने तो अपनी पढ़ाई छोड़ दी, गांधी जी के कहने पे स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया और यहाँ तो कुछ न हो सका। तुरंत में गांधी जी ने आंदोलन को ही वापस ले लिया। तो यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन का तीसरा चरण शुरू होता है, ठीक है। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन हो गया। प्रो चेंजर्स स्वराज पार्टी बनाएंगे। अब इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि असहयोग आंदोलन के बारे में आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो एटलीस्ट इसे अपने एक दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।